नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में एक बार फिर से जो है हम लोग आपके साथ में वन वर्ड्स जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले भी मैं एक वीडियो वन वर्ड्स की बना चुकी हूँ और मैंने आपसे कहा था कि ये जो वोकैबलरी है इसकी जो वीडियोस हैं ये अब हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है, जो इस साल के आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो ये जो वन वर्ड्स का एक महासंग्राम स्टार्ट हुआ है, इसमें मैंने जितने इम्पोर्टेंट वन वर्ड्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सारे के सारे कवर अप किए हैं। तो इन वीडियोस से आप सारे वन वर्ड्स जो है वो रिवाइज कर सकते हैं और जो आपको नहीं आते हैं वो आप याद कर सकते हैं। चलिए, तो स्क्रीन पर जो है वो पहला क्वेश्चन आपको शो हो रहा है, दैट इज डिल्यूजन ऑफ बीइंग अंडर इविल स्पिरिट। नाउ डिल्यूजन का क्या मतलब होता है? डिल्यूजन का मतलब है कि ये चीज़ है ना एक्चुअल में नहीं है, हमें सिर्फ किसी न किसी चीज़ की जब कहते हैं ना भ्रांति हो जाती है कि यार ऐसा हो सकता है ना, सिर्फ अनुमान हम लोग लगा लेते हैं या ये कहूँ मिसकंसेप्शन हमें हो जाता है। या हम कई बार किसी चीज़ के क्या कहते हैं, हम कहते हैं ना कि भाई इस चीज़ की इसको लग रहा है कि ऐसा है बट ऐसा है नहीं, तो वो जो भ्रांति हो जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिल्यूजन। अब यहाँ पर इसको भ्रांति किसकी हुई है कि ये इविल स्पिरिट यानी कि कहते हैं ना भाई डाकन, इसके भूत पिशाच इसके पीछे पड़ गया है ना, इसके ऊपर तो उसका हाथ है, दैट इज नोन एज व्हाट, इविल स्पिरिट। तो यहाँ पर ये बोल रहा है ऐसी भ्रांति कि इसके पीछे इविल स्पिरिट पड़ गई है, तो उसके लिए हमें वन वर्ड बताना है। नाउ देखते हैं कैकोफोबिया का क्या मतलब होता है। कैकोफोबिया का मतलब होता है कैको मीन्स बैड, है ना, और फोबिया मीन्स डर। तो बैड होने का डर, बैड का मतलब यहाँ से है अगली होने का डर, है ना, यानी कि बदसूरती का जो डर हमें होता है, फियर ऑफ अगलीनेस। ठीक है, कि भैया मैं जो है बहुत ज़्यादा भद्दी हो जाऊंगी या बहुत ज़्यादा भद्दी हो गई हूँ, लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, दैट फियर कि भाई मैं ना ये लगाऊंगी तो मैं अभी अभी आजकल चल रहा है कि भैया ना धूप में बाहर निकलेंगे तो मुझे है ना टैम्पटिंग हो जाएगी, तो ये क्या कहलाता है, फियर ऑफ अगलीनेस इज नोन एज व्हाट, कैकोफोबिया। नेक्स्ट इज एल्गोफोबिया। एल्गोफोबिया में क्या होता है कि हमें है ना फिजिकल पेन का डर होता है। फिजिकल पेन यानी कहते हैं ना भाई कि भाई मेरे तो मैं यहाँ जाऊँगा तो मेरे ना घुटनों में दर्द हो जाएगा, है ना, मैं इतना चल लूँगा तो मेरे पैर दुखने लग जाएंगे, तो दैट फियर ऑफ फिजिकल पेन इज नोन एज व्हाट, एल्गोफोबिया। इसे आप एल्बो से याद रख लेना, ठीक है। एल्बो में मेरे को डर है कि क्या हो जाएगा, पेन हो जाएगा, तो एल्बो यानी कि फिजिकल पेन, ठीक है। डेमोनोफोमेनिया। नाउ डेमन जो वर्ड होता है ना, डेमन का मतलब ही पिशाच होता है ना, तो डेमन मेनिया, मेनिया का मतलब होता है पागलपन, ठीक है। मेनिया मतलब किसी भी चीज़ का क्या हो जाना, पागलपन हो जाना। तो और मेनिया का दूसरा मतलब डेल्यूजन भी होता है ना, यानी कि किसी भी चीज़ की भ्रांति होना भी मेनिया ही कहलाता है। तो मेनिया स्टैंड्स फॉर टू मीनिंग्स, एक तो क्या पागलपन और एक क्या डिल्यूजन। अब यहाँ पर आपको डिल्यूजन है किसका, डेमन का यानी कि पिशाच का, तो यही अपना राइट आंसर हो गया, क्योंकि मुझे यही कह रहा था कि डेल्यूजन है इविल स्पिरिट का, तो डेमोनोमेनिया इज माई राइट आंसर। नाउ लास्ट ऑप्शन इज फास्मोफोबिया। नाउ मैम व्हाट इज फास्मोफोबिया? तो इसके अंदर भी है ना घोस्ट का ही डर होता है ना, यानी कि ये भी एक तरीके से घोस्ट का ही फियर है ना, ये घोस्ट का या फिर सुपर नेचुरल जो पावर्स होती है ना उनका डर है, ये सुपर नेचुरल पावर्स का डर फोबिया है ना, तो ये तो डर है। लेकिन डेमोनोमेनिया में डिल्यूजन है, क्योंकि इसने डिल्यूजन पूछा था तो मेरा आंसर डेमोनोफोमेनिया है। अगर ये मुझे कहता कि फियर ऑफ इविल स्पिरिट क्या है तो मैं फास्मोफोबिया कहती, है ना। तो फियर ऑफ सुपर नेचुरल पावर्स बोल लूँ, या फिर मैं ये कह लूँ फियर ऑफ घोस्ट बोल लूँ, है ना, या फिर मैं ये कह लूँ फियर ऑफ इविल स्पिरिट। दोनों इन सब का फियर जो है वो क्या कहलाता है, फास्मोफोबिया। तो माय राइट आंसर इज डेमोनोमेनिया। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। ये बोल रहा है मॉर्बिड कंपल्शन टू ड्रिंक। ना मॉर्बिड कंपल्शन टू ड्रिंक का क्या मतलब है कि है ना किसी को ड्रिंक का क्या है, कंपल्शन है। कंपल्शन यानी उसको चाहिए ही चाहिए, अगर उसे नहीं मिला तो वो पागल हो जाएगा, ठीक है। तो यानी अपन कहते हैं ना किसी को इस चीज़ का पागलपन है, यानी कि इसको ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, बिना पिए रह नहीं सकता। तो दैट पागलपन यानी कि वो कंपल्शन जो कि उसको ले जाता है कि भैया आई वॉन्ट दिस एट एनी कॉस्ट। तो वो कह रहा है कि यहाँ पर अगर किसी को ड्रिंकिंग का पागलपन है यानी कंपल्शन है, उसको पीना ही पीना है, वो बिना पिए रह नहीं सकता, तो उसके लिए क्या बोलूँ। अभी मैंने कहा था कि हम पागलपन के लिए जो है वो मेनिया वर्ड का यूज करते हैं, है ना। तो मेनिया है कि किसी भी चीज का पागलपन होना,
और फोबिया है किसी भी चीज का डर होना, यानी मेनिया में ये इंसान करे बगैर रहेगा नहीं और फोबिया में करेगा नहीं। अब यहाँ पर मुझे ड्रिंक के लिए कोई वर्ड मिल जाए, है ना, तो ड्रिंक के लिए जो हम रूट वर्ड यूज करते हैं वो यूज करते हैं डिप्सो। क्या यूज करते हैं? डिप्सो। अब ना, जिसको अगर पीने का डर है यानी कि पिएगा ही नहीं, उसको तो हम क्या कहेंगे? डिप्सोफोबिया। पर इसने डर तो पूछा ही नहीं है, तो ये आंसर होगा नहीं। डिप्सोमेनिया, पीने का पागलपन, तो यही आंसर हो गया। डिप्सो मीन्स क्या? ड्रिंक, और मेनिया मीन्स व्हाट? कंपल्शन। तो कंपल्शन फॉर ड्रिंकिंग इज डिप्सोमेनिया। हाइड्रोफोबिया, अगेन डर है, हाइड्रो मीन्स पानी होता है, तो जिसको वाटर का यानी कि पानी का डर होता है वो कहलाता है हाइड्रोफोबिया। और नेक्स्ट वर्ड है एनोरेक्सिया। ये एनोरेक्सिया पता है क्या है? ये एनोरेक्सिया है किसी को फियर होना, फियर ऑफ गेटिंग फैट, यानी कि ना मोटा होने का डर, है ना। और ये जो एनोरेक्सिया देखा गया है ना, ये मोस्टली गर्ल्स में देखा गया है। लड़कियों को क्या मोटा होने का डर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे में फोबिया नहीं है तो ये फियर नहीं है, इसकी डेफिनेशन और आगे है ना। इसको मोटा होने का डर है जिसकी वजह से ये कम खाएगी, है ना, यानी कि जो गर्ल है ये कम खाएगी। अब अगर ये कम खाएगी तो डेफिनेटली इसको क्या हो जाएंगे? हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे, है ना, वीक हो जाएगी, तो यानी कि इसको क्या होने लग जाएंगे? हेल्थ इश्यूज, जिसके कारण ये क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, गिरती पड़ती रहेगी, कभी ये हो रहा है, कभी ये हो रहा है, कभी ये हो रहा है, बीमारियां छूलेगी। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, कि भैया मोटा होने के डर के कारण, फियर ऑफ गेटिंग फैट के कारण उसने कम खाया, जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज हो गए, वो वीक हो गई और काफ़ी सारी बीमारियां उसे लग गई। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग एनोरेक्सिया कहते हैं। तो यहाँ पर मॉर्बिड कंपल्शन टू ड्रिंक के लिए वर्ड क्या हो गया? डिप्सोमेनिया। नेक्स्ट है स्ट्रेंज इन अपीयरेंस, यानी कि जिसकी अपीयरेंस ही कैसी हो? स्ट्रेंज हो, अनयूजुअल हो, है ना, उसको हम कहते हैं बिजारे। बिजारे वर्ड जो है ये हमने पहले भी वन वर्ड में किया हुआ है। इसका मतलब होता है वेरी स्ट्रेंज, कहते हैं ना बहुत ही अजीब सा ही लग रहा है, या फिर मैं ये कहूँ अनयूजुअल है ना, यानी कि ऐसा पहले कभी नहीं देखा, बहुत स्ट्रेंज अपीयरेंस है या बहुत स्ट्रेंज ये काम कर रहा है, दैट इज नोन एज व्हाट? बिजारे। नेक्स्ट वर्ड क्या है? रस्टिक। रस्टिक का मतलब होता है, अपन कहते हैं ना बहुत ही सीधा सादा है ना, बहुत ही देहाती है ना, तो जो बहुत ज़्यादा सीधा सादा होता है, या मैं कहूँ सिंपल तरीके से रहता है, ज़्यादा इफ एंड बट है नहीं, है ना, ज़्यादा नाटक नहीं है इसके, है ना, वो क्या कहलाता है? सीधा सादा, देहाती, सिंपल टाइप के जो लोग होते हैं उन्हें हम कहते हैं रस्टिक। ठीक है, पहनावे में भी और बिहेवियर में भी। नेक्स्ट है जीरियाट्रिक। नाउ जीरियाट्रिक का क्या मतलब होता है? ये ब्रांच है साइंस की, है ना, इनफैक्ट ये ब्रांच ऑफ मेडिसिन है ना, ये है ब्रांच ऑफ मेडिसिन, जो कि है ना, ये ब्रांच ऑफ मेडिसिन कहलाती है, जो डील करती है किसमें? कि जो ओल्ड एज के लोगों को जो प्रॉब्लम्स होती है ना, ओल्ड एज के लोगों को जो प्रॉब्लम्स होती है उनको क्या दवाई देनी है, क्या देनी है, उसकी जो ब्रांच है वो कहलाती है जीरियाट्रिक। कैसे याद रखोगे? यहाँ पर एक रूट वर्ड यूज हो रहा है जीर, ये दिख रहा है आपको? GER। ये जो जेरी वर्ड है ना, ये यूज ही ओल्ड एज के लिए होता है ना। अब चाहे आप जेरी बोल लो या फिर आप चाहे इस वर्ड को जेरन बोल लो, एक ही बात है। ये GER दिखते ही आप समझ जाना ओल्ड एज की बात हो रही है। नाउ जेरियाट्रिक का मतलब क्या हो गया? कि जहाँ आप ओल्ड एज के लोगों को जो प्रॉब्लम्स होती हैं उससे रिलेटेड जो मेडिसिन की ब्रांच है उसे कहते हैं जीरियाट्रिक। नेक्स्ट है डेक्रेपिट। नाउ डेक्रेपिट का क्या मतलब होता है? जो कि है ना बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है, ओल्ड हो गया है, और प्लस ओल्ड के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा बैड कंडीशन में पहुंच गया है। कहते ना यार ये तो बहुत पुराना हो गया, इसके तो हाल ही देखो कितने बेकार हो गए हैं। तो समथिंग विच इज़ ओल्ड एंड इन वेरी बैड कंडीशन कह लूँ, या बहुत ज़्यादा गंदी हालत कह लूँ, पुअर हेल्थ कह लूँ, है ना। ये लोगों के लिए भी यूज़ होता है और वस्तुओं के लिए भी। ना वस्तु बोलोगे तो क्या बोलोगे? ओल्ड एंड इन बैड कंडीशन, और व्यक्ति बोलोगे तो क्या बोलोगे? ओल्ड एंड इन वेरी पुअर हेल्थ। तो उसको वर्ड को क्या कहते हैं? डिक्रेप्टिव। ना यहाँ पर क्योंकि स्ट्रेंज इन अपीयरेंस है तो माय राइट आंसर इज बिजारे। आगे बढ़ते, द स्टडी ऑफ इलेक्शन। तो जो पूरा इलेक्शन की स्टडी होती है ना, कि कैसे वोट कंडक्ट कराने हैं, क्या होना है क्या नहीं होना है, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन पे चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज आर्कोलॉजी। ना आर्कोलॉजी का मतलब आप जानते हैं जो पुरानी चीज़ों का अध्ययन होता है ना, यानी कि ओल्ड थिंग्स का जो अध्ययन है ना, ओल्ड थिंग्स के भी कौन से जो अवशेष बच जाते हैं ना, रेजिड्यू जो बच जाते हैं, उसका जब हम अध्ययन करते हैं वो कहलाता है आर्कोलॉजी। ना फिलेटली क्या है? ये मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में भी बताया था। फिलेटली का मतलब होता है जो को कलेक्शन करता है, कलेक्शन है ये, है ना, कलेक्शन है, और या फिर मैं ये कहूँ स्टडी है,
कलेक्शन या स्टडी किसका, स्टैम्प कलेक्शन बताया था मैंने आपको, है ना। तो स्टैम्प कलेक्शन को हम फिलेटली कहते हैं, राइट। और मैंने आपको एक कलेक्शन कॉइन बताया था, कॉइन कलेक्शन को हम न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है फिलेंथ्रोफी। नाउ फिलेंथ्रोफी का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर है ना, फिल वर्ड जो है वो यूज होता है लव के लिए, एंथ्रो वर्ड जो है वो यूज होता है किसके लिए, मैनकाइंड के लिए, है ना। तो फिलेंथ्रोफिस्ट का मतलब ये हो गया लवर ऑफ मैनकाइंड, यानी कि जो व्यक्ति परोपकारी होते हैं। नाउ परोपकारी का मतलब क्या होता है मैम, परोपकारी का मतलब होता है जो हेल्प करते हैं, है ना, हेल्पिंग द पुअर, जो दूसरों की क्या करते हैं, गरीबों की क्या करते हैं, मदद करते हैं, उनके लिए हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं। और स्पेशली आप इनकी मदद है ना मोस्टली पैसे वगैरह दे करके करते हैं, तो हम कहलाते हैं क्या, फिलेंथ्रोफी। नेक्स्ट वर्ड है सीफोलॉजी, और सीफोलॉजी पी साइलेंट रहता है इसमें, सीफोलॉजी इज माय राइट आंसर, क्योंकि सीफोलॉजी का क्या मतलब होता है, स्टडी ऑफ इलेक्शंस, है ना, कि भैया कैसे इलेक्शंस होने हैं, कैसे इलेक्शन कंडक्ट कराने हैं, तो दैट स्टडी ऑफ इलेक्शन इज नोन एज व्हाट, सीफोलॉजी। तो माय राइट आंसर इज सीफोलॉजी फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्शन। आगे बढ़ते हैं, एनिग्मेटिक पर्सन क्या होता है। अब पहले तो एनिग्मेटिक का क्या मतलब होता है, तो एनिग्मेटिक का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो मिस्टीरियस है ना, पजल है, मतलब कि कहते हैं ना क्लोज्ड बुक है ना, ईडीएम भी हम पढ़ लें यहाँ पर, क्लोज्ड बुक है, यानी कि रहस्यमय व्यक्ति है, पता नहीं कितने रहस्य इसके अंदर छुपे हुए हैं। पजलिंग पर्सन कह लूँ, है ना, पजल है पूरी की पूरी, जिसको समझना बिल्कुल बस की नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे। तो यहाँ पर एक आंसर लिखा है यूनिक, यूनिक तो नहीं होगा ना, यूनिक का मतलब तो हो गया जो कि दूसरों से अलग है, एक ही है, नहीं, अनस्टेबल भी नहीं है, स्टेबल भी नहीं है। अननोएबल आप कहेंगे जिसके बारे में आप जानते ही नहीं है, तो जिसके बारे में आप नहीं जानते वही तो मिस्टीरियस हुआ, तो अननोएबल इज द राइट आंसर फॉर एनिग्मेटिक पर्सन। आगे बढ़ते हैं, सडन इनवॉलेंट्री मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शन, कहते हैं ना कि भाई अचानक से मेरे मसल्स में क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया है ना, जिसको हम क्या कहते हैं बाइटे आना, कहते हैं ना मेरे तो अचानक से क्या आने लग गया, आजकल बाइटे आने लग गए, तो उसके लिए हम वर्ड क्या यूज करेंगे। तो यहाँ पर बाइटे आने के लिए हम वर्ड, देखो सारे के सारे वर्ड्स है ना एक जैसे ही लग रहे हैं, तो पहले इन वर्ड्स की मीनिंग देखें। स्प्रेन का मतलब होता है, कहते हैं ना मोच आ गई है ना, तो मेरे को मोच आ गई है, दैट इज नोन एज स्प्रेन। स्पैज्म का मतलब होता है बाइटे के लिए, है ना, कि यानी ऐसा मस्कुलर मूवमेंट, ऐसा मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जो अचानक से हुआ और आपकी पेन हो गया, है ना। स्पैम का क्या मतलब होता है, स्पैम कहते हैं ना, स्पैम कॉल्स आती हैं, स्पैम मैसेजेस आते हैं, यानी अनवांटेड मैसेजेस या अनवांटेड जो कॉल्स होती हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा कई कंपनी वगैरह की जब कॉल आती है तो उसमें लिखा हुआ था स्पैम कॉल, तो अनवांटेड मैसेजेस कह लूँ या अनवांटेड कॉल को हम लोग कहते हैं स्पैम। और स्पैन का क्या मतलब होता है, ये स्पैन है, ये स्पैम है ना। अनवांटेड मैसेज, एम से याद रखना, एम वाला मैसेज वाला है। और स्पैन का क्या मतलब होता है, ये होता है लेंथ, एक एंड से दूसरे एंड की जो आप लेंथ निकालते हैं ना, जैसे यहाँ से यहाँ तक की इन दो पॉइंट्स के बीच की मैंने लेंथ निकाली, तो द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स कह सकती हूँ, द लेंथ ऑफ समथिंग फ्रॉम वन एंड टू दी अदर, यानी एक एंड से दूसरे एंड तक की जो लेंथ है उसे हम क्या कहते हैं, स्पैन कहते हैं। तो स्प्रेन मोच हो गया, स्पैज्म बाइटे हो गया, स्पैम अनवांटेड मैसेजेस हो गए, और लेंथ के लिए क्या होता है, स्पैन। अब यहाँ पर इसने इनवॉलेंट्री मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन पूछा था, तो माय राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जो किसके लिए यूज होता है, बाइटे आने के लिए यूज होता है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट वर्ड क्या है, अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को हम लोग क्या कहते हैं। जैसे आप जानते हैं ना हमारे यहाँ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कौन से हैं, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, दीज आर टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स फॉर इंडिया, राइट। तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, चलिए ऑप्शंस की मीनिंग देखते हैं। देखो ये वर्ड लिखा है इजलेट, इसको आइलेट भी बोलते हैं ना। अब ये इजलेट क्या है, ये तो है अ वेरी स्मॉल आइलैंड, एक बहुत छोटा सा जो टापू होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अ वेरी स्मॉल आइलैंड को हम कहते हैं क्या, इजलैंड। तो ये ग्रुप नहीं है ना। आर्कीपिलागो का क्या मतलब होता है, ये है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, है ना, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो कि ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, एंड इनके चारों तरफ क्या है, समुद्र है, एंड द सी अराउंड देम, यानी कि आइलैंड्स ही आइलैंड्स बने हुए हैं और इनके जो चारों तरफ है ना पूरा पानी ही पानी, यानी कि समुद्र है, उसको हम कहते हैं आर्चिपेलागो। जैसे आप देखो लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, इन आइलैंड्स के चारों तरफ क्या है, पानी ही पानी तो है। रीफ क्या होता है, आपने तो कोरल रीफ्स होते हैं, तो रीफ क्या है, बहुत लंबी लाइन है, लॉन्ग लाइन। मैं यहाँ कोरल वर्ड इसलिए यूज नहीं करी क्योंकि कोरल वर्ड सिर्फ फिर प्लांट्स के लिए यूज होगा, है ना,
तो ये बहुत लंबी लाइन है। किसकी लाइन है? रॉक्स की हो सकती है, यानी कि पत्थर की हो सकती है, प्लांट्स की हो सकती है, यानी कि पौधों की हो सकती है ना। और कहाँ है? या तो जस्ट बिलो है, या तो बिल्कुल बिलो, या फिर जस्ट अबव है। जस्ट बिलो और जस्ट अबव। अब जस्ट बिलो जस्ट अबव कहाँ? तो जस्ट बिलो और जस्ट अबव द सी, यानी कि समुद्र के या तो ठीक ऊपर या ठीक नीचे जो पूरी लाइन चल रही है, या तो पत्थरों की या प्लांट्स की, उन्हें हम रीफ कहते हैं। और अगर वो सिर्फ प्लांट्स की है तो हम उन्हें कोरल रीफ कहते हैं। नेक्स्ट है अटॉल। नाउ अटॉल का क्या मतलब है? ये भी है ना एक आइलैंड ही है, एन आइलैंड, एक ही है, ग्रुप नहीं है ना। एक आइलैंड है जो शेप किसकी है? शेप्ड लाइक अ रिंग, यानी एक रिंग की शेप का ये आइलैंड है, शेप्ड अ रिंग यानी एक रिंग की। और इसके चारों तरफ पता है क्या है? इसके चारों तरफ लगून है ना, यानी कि इसके चारों तरफ क्या है? लगून है। और लगून क्या होता है? ये आपने है ना ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। लगून है सॉल्ट वाटर लेक को हम लोग लगून कहते हैं ना। तो जो खारे पानी की जो झीलें होती है, सॉल्ट वाटर लेक, उन्हें हम क्या कहते हैं? लगून। तो यानी कि आप ये समझो ये पूरा का पूरा लगून है और बीच में एक छोटा सा है ना सर्कुलर आइलैंड है, इसको अटॉल कहते हैं। ठीक है, तो एक ही आइलैंड के लिए इजलेट और अटॉल दोनों यूज होते हैं। अटॉल लगून के अंदर एक छोटू सा आइलैंड है, और इजलेट क्या है? बहुत छोटा सा आइलैंड को ही हम इजलैंड कहते हैं। ठीक है, और आर्चियोपेलागी क्या हो गया? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हो गया जिसके चारों तरफ क्या है? समुद्र है। और रीफ क्या है? जस्ट बिलो या जस्ट अबव द सी के या तो रॉक्स की पूरी लाइन हो या प्लांट्स की पूरी लाइन हो, उसे हम क्या कहते हैं? रीफ। तो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, तो हमारा राइट आंसर इज आर्चिपेलागो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टू रिनाउंस वंस थ्रोन। देखो, रिनाउंस वन थ्रोन का क्या मतलब है? जिसने अपनी स्वेच्छा से क्या कर दिया है? अपना सब कुछ त्याग दिया है ना, यानी कि अपना पूरा तख्त राजपाट जो है ना वो अपनी इच्छा से त्याग कर किसी को दे दिया है, उसके लिए वर्ड यूज होता है एब्डिकेट, है ना। क्या है? एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब ही क्या होता है? टू गिव समथिंग, यानी कि टू गिव समथिंग अप। आपने किसी चीज को क्या कर दिया है? त्याग दिया है, यानी कि छोड़ दिया है। तो किसी भी चीज का त्याग कर देना इज नोन एज व्हाट? एब्डिकेट। और उसी के लिए मुझसे पूछ रहा है टू रिनाउंस वंस थ्रोन। ठीक है, नेक्स्ट है एरोगेट। नाउ एरोगेट मतलब आप जानते ही हैं, है ना, कि कहते हैं ना टू क्लेम, ये ना भाई आपकी उस पर राइट है नहीं बट स्टिल यू आर क्लेमिंग। तो टू क्लेम समथिंग, है ना, यानी कि आप किसी चीज पे क्या कर रहे हो? क्लेम कर रहे हो। और ये जो आप क्लेम कर रहे हो इसका आपको राइट है नहीं, विदाउट हैविंग एनी राइट टू डू सो, यानी आपके पास राइट नहीं था, विदाउट हैविंग राइट टू डू सो, यानी आपके पास राइट नहीं है इसको क्लेम करने का, बट स्टिल यू आर क्लेमिंग कि नहीं ये चीज तो क्या है? मेरी है ना। तो दैट क्लेमिंग फॉर अ पर्टिकुलर थिंग विच यू आर हैविंग इज नोन एज की एरोगेट। एब्सटेन का क्या मतलब होता है? एब्सटेन, ये इसके मैं यहाँ पर आपको कुछ सिनोनिम भी बताना चाहूंगी, क्योंकि इसके लिए क्या है हमारे एग्जाम में फिक्स प्रेपोजिशन का क्वेश्चन भी आता है। इसके सिनोनिम से आप समझ जाएंगे ना। एब्सटेन का ही मतलब प्रिवेंट होता है, एब्सटेन का ही मतलब प्रोहिबिट होता है, और एब्सटेन का ही मतलब डिबार भी होता है, एब्सटेन का ही मतलब आप रिफ्रेन भी कहते हैं, एब्सटेन का ही मतलब आप फॉरबिड भी कहते हैं। ओके, और इन सब का मतलब होता है किसी चीज़ की क्या करना? मना करना। तो मना करने के लिए जो है हम ये सारे वर्ड्स यूज करते हैं ना। यहाँ पर मैंने इसे इंपॉर्टेंट क्यों कहा? क्योंकि आप चाहे एब्सटेन बोलो, प्रिवेंट बोलो, प्रोहिबिट बोलो, डिबार बोलो और रिफ्रेन बोलो, यहाँ तक कि जितने भी वर्ड्स है ना इन सब के साथ में फ्रॉम आता है ना। और फ्रॉम के बाद वर्ब में आईएनजी आती है, फिक्स प्रपोजिशन है, फ्रॉम ही आता है। लेकिन फॉरबिड एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ में टू आता है, इसलिए ये वर्ड ज़्यादा पहचाना जाता है क्योंकि फॉरबिड के साथ टू आता है। और ये सारे वर्ड सिनोनिम्स हैं जिसका मतलब क्या होता है? मना करना। और एब्रोगेट का क्या मतलब होता है? एब्रोगेट का मतलब होता है रिपील करना। मैम रिपील क्या होता है? तो इसका मतलब होता है अबॉलिश करना। अबॉलिश यानी मना कर देना, मना तो नहीं बोलूंगी, कैंसिल कर देना बोलूँ, खत्म कर देना, इज नोन एज व्हाट? एब्रोगेट। अब ये बोल रहा है अपनी इच्छा से राजपाट दे दिया है, तो माय राइट आंसर इज एब्डिकेट। नेक्स्ट है लाइवली और हाई स्पिरिटेड ना। लाइवली और हाई स्पिरिटेड का क्या मतलब कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि भैया बहुत एनर्जेटिक है। मैंने ये लाइवली वर्ड आपको पहले भी बताया था, तब भी ये कहा था कि इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, हैप्पी है ना। यानी कि जब बहुत ज़्यादा कोई एनर्जेटिक हो जाता है तब उसके लिए हम लाइवली वर्ड यूज़ करते हैं। और हाई स्पिरिट का क्या मतलब है? बहुत ज़्यादा खुश है। तो समवन हु इज़ हैप्पी एंड वेरी एनर्जेटिक, वेरी एंथुजियास्टिक, तो हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं। अब डिस्करेज तो नेगेटिव वर्ड है, होगा नहीं
विवैशियस इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि विवैशियस का मतलब होता है समवन हु इज फुल ऑफ एनर्जी, है ना, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें पूरी एनर्जी भरी हुई हो, है ना, जो बहुत ज़्यादा लाइवली पर्सन हो, बहुत ज़्यादा हैप्पी पर्सन हो, उसके लिए हम वर्ड क्या यूज़ करते हैं, विवैशियस। ग्रेव का क्या मतलब होता है, ग्रेव का मतलब है एक ऐसी जगह, प्लेस, है ना, जहाँ पर हम लोग डेड बॉडी को क्या करते हैं, बरीड करते हैं, है ना, तो अ प्लेस वेयर डेड बॉडी इज बरीड, यानी एक ऐसी जगह जहाँ पर डेड बॉडी को दफनाया जाता है, उस जगह को ग्रेव कहते हैं। और डिप्रेशन आप जानते ही हैं, तो माय राइट आंसर इज विवैशियस, समवन हु इज फुल ऑफ एनर्जी, लाइवली एंड हैप्पीनेस इज नोन एज व्हाट, विवैशियस। नेक्स्ट, नॉट क्लियर, यानी कि कोई चीज ऐसी है जो क्लियर नहीं है, यानी कि धुंधली है ना, धुंधलेपन को ही तो कहते हैं साफ नजर नहीं आ रहा, उसको बोलते हैं ऑब्सक्योर, है ना, यानी कि कोई चीज जब धुंधली है, क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, दिख नहीं रहा है ना, अनक्लियर है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्सक्योर। स्टुपिडिटी तो पागलपन हो गया, क्लैरिटी इसका एंटोनिम हो गया, और इंटेंसिटी आप जानते ही है ना, तो ऑब्सक्योर इज माय राइट आंसर फॉर नॉट क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे की मदद कर रहा है, किसमें, क्राइम करने में। वाह 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 वाह, खुद तो क्राइम कर नहीं रहा है लेकिन दूसरों की हेल्प कर रहा है कि तू क्राइम कर, मैं तेरा साथ दूंगा। तो यहाँ पर तो क्राइम में साथ देने वाला भी क्या होता है, दोषी होता है। तो उसके लिए वर्ड बताना है, तो कलीग तो सहपाठी हो गया, कलीग तो सहयोगी हो गया, जो आपके साथ काम करता है वो कलीग है, तो कलीग तो पॉजिटिव के लिए भी यूज होता है, ये तो आंसर होगा नहीं ना। अकम्प्लाइज वर्ड का क्या मतलब होता है, तो अकम्प्लाइज इज जो दूसरों की मदद करता है, ये वर्ड भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में कराया है ना। अकम्प्लाइज यानी कि जो आपकी हेल्प कर रहा है लेकिन पॉजिटिव काम में नहीं भाई, क्राइम करने में आपकी हेल्प कर रहा है, तो यहाँ पर मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, अकम्प्लाइज। असिस्टेंट भी वही हो गया, साथी, और सपोर्टर भी, ये आपको पता है सारे के सारे सपोर्ट के लिए यूज होते हैं, हेल्पिंग के लिए यूज होते हैं, लेकिन यहाँ अगर आप कलीग, असिस्टेंट और सपोर्टर की बात करें, ये पॉजिटिव सेंस है, लेकिन अकम्प्लाइज में यू आर हेल्पिंग दैट पर्सन इन अ क्राइम, है ना, तो वही आपसे पूछ रहा है कि अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम इज नोन एज व्हाट, अकम्प्लाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं, रूल्स गवर्निंग सोशल एक्सेप्टेबल बिहेवियर, यानी ऐसे नियम जो कि पूरी सोसाइटी एक्सेप्ट करती है ना, वो नियम क्या कहलाते हैं। तो पोलाइटनेस तो नहीं होगा, पोलाइटनेस तो आप समझते हैं क्या होता है, फॉर्मेलिटी भी नहीं है कि भैया फॉर्मेलिटी हो रही, बिहेवियर भी नहीं है, दैट इज एटिकेट्स। अपन कहते हैं ना तेरे में मैनर्स और एटिकेट्स नहीं है क्या, तो एटिकेट्स इट्स व्हाट, शिष्टाचार। मैं आपसे कहूँगी आप एटिकेट की स्पेलिंग भी जरूर याद रखें, क्योंकि कई स्टूडेंट एटिकेट की स्पेलिंग ए से स्टार्ट करते हैं, प्लस वो ये भी भूल जाते हैं इसमें क्यू आता है और डबल टी आता है, ठीक है। तो आप एटिकेट की स्पेलिंग को 2 से 3 बार लिखेंगे, यानी कि ये वो रूल्स हैं, पोलाइट रूल्स हैं, बिहेवियर हैं, जो पूरी सोसाइटी फॉलो करती है ना, दैट इज, जैसे कोई बड़ा आता है तो हम उसे नमस्ते करते हैं या पैर छूते हैं, तो ये हमारे एटिकेट्स कहलाते हैं ना। तो यहाँ मैं मैनर्स कह लूँ, है ना, द रिगार्ड्स कह लूँ, जो आप बड़ों को या छोटों को या सबको, घर वालों को या किसी को भी शो करते हैं, दैट मैनर्स इज नोन एज एटिकेट्स, और उसी के लिए आपसे पूछ रहा है, तो माय राइट आंसर इज एटिकेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अ गैदरिंग एट अ रिलीजियस प्लेस, यानी कि एक रिलीजियस प्लेस पर जो इकट्ठे होता है। रिलीजियस प्लेस का मतलब कहते हैं ना, मंदिर वगैरह में जो ग्रुप गैदरिंग होती है, इकट्ठा होता है, उसे हम क्या कहते हैं ना, ऑडियंस नहीं कहेंगे, ऑडियंस परफॉर्मेंस देखने जाती है, ये नहीं होगा। मॉब का क्या मतलब होता है, मॉब का मतलब तो ये होता है जो गुस्सेल भीड़ होती है, यानी कि ऐसी भीड़ जिसमें गुस्सा भर गया है ना, जो कि कहते हैं ना हिंसक भीड़ जिसको हम कहते हैं, वो मॉब है, तो ये भी नहीं होगा। स्पेक्टेटर क्या होता है, जो देखने आए हैं, है ना, ऑडियंस ही मान लो, जो देखने आए, दर्शक जिनको हम कहते हैं, तो वो भी नहीं होगा। कॉन्ग्रीगेशन इज माय राइट आंसर, क्योंकि कॉन्ग्रीगेशन है ना स्पेसिफिकली उस ग्रुप के लिए, उस असेंबल्ड ग्रुप के लिए यूज होता है जो कि है ना रिलीजियस प्लेस पर इकट्ठे हुए हैं ना, तो ये पर्टिकुलर एक चीज के लिए जाना जाता है, इसलिए ये, क्योंकि देखो गैदरिंग के लिए स्पेक्टेटर भी है, गैदरिंग की मॉब भी है, गैदरिंग की ऑडियंस है, लेकिन ये मुझसे बोल रहा है गैदरिंग एक पर्टिकुलर रिलीजियस प्लेस पर हुई है, तो उसके लिए हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्ग्रीगेशन कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आर्ट ऑफ वर्किंग विद मेटल्स, अगर आप मेटल्स के साथ काम कर रहे हैं उसकी आर्ट को हम लोग क्या कहेंगे, ये हमसे वो पूछ रहा है। मीटियोराइट आप जानते हैं, मीटियोराइट का क्या मतलब होता है, उल्कापिंड जिसको हम कहते हैं, यानी कि एक ऐसा पत्थर जिसको मैं कहूँ, है ना, या एक ऐसी रॉक जिसको मैं कहूँ, है ना, या ऐसी चट्टान जिसको मैं कहूँ, जो बाहर अंतरिक्ष में किसी से टूट गई है, टकरा गई है और फिर धरती की सतह पर, यानी कि हमारे अर्थ की सरफेस पर आकर के गिर रही है, वो मीटियोराइट कहलाता है। मेटाफिजिक्स कौन सी फिजिक्स है भैया, मेटाफिजिक्स वो फिजिक्स का एरिया है जो कि है ना नेचर की एग्जिस्टेंस पर, है ना, बात करता है, यानी कि जो बात करता है नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस,
है ना, यानी कि ये बात करता है कि यार ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, सच्चाई की एग्जिस्टेंस पर बात करता है या नॉलेज पर बात करता है ना, वो फिजिक्स जो है वो क्या कहलाती है, मेटाफिजिक्स कहलाती है। ठीक है, तो ये फिलॉसफी की एक तरीके से ब्रांच मान लो कि ये फिलॉसफी की वो ब्रांच है जो कि एग्जिस्टेंस, नेचर के एग्जिस्टेंस पर, सच्चाई पर, नॉलेज पर जो बात करती है, उस एरिया को हम कहते हैं मेटाफिजिक्स। मेटलर्जी इज द प्रोसेस, है ना, ये वो साइंटिफिक प्रोसेस है या ये वो साइंटिफिक स्टडी है जो कि मेटल्स की स्टडी कहलाई जाती है। तो स्टडी ऑफ मेटल्स एंड देयर यूजेस, क्योंकि मेटल्स क्या होते हैं और इनके यूज हम कैसे कैसे करते हैं, दैट इज नोन एज मेटलर्जी। तो यही मेरा राइट आंसर हो गया। एंड मेटलॉइड्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स है ना एक्चुअली वो एलिमेंट्स हैं, है ना, जो कहते हैं ना बीच के हैं, यानी कि ये वो एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि जो प्रॉपर्टीज देखी जाती हैं वो प्रॉपर्टीज मतलब बीच की है, किसके बीच की, बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि ये कुछ प्रॉपर्टीज तो धातु की भी शो करते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज अधातु की भी शो करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स कहते हैं। ठीक है, तो मेटलॉइड्स आर एलिमेंट्स विच शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स and non-metals, यानी कि they have some properties of metals and they have some properties of non-metals are known as what, metalloid. okay, तो the art of working with metals is known as what, metallurgy। आगे बढ़ते हैं। causing annoyance और resentment, यानी ऐसी कोई चीज़ जो आपके अंदर annoyance यानी कि गुस्सा पैदा कर दे, आपको annoy कर दे, परेशान कर दे, है ना, उसके लिए हम लोग क्या कहेंगे, जो आपके मन में कहते हैं ना बहुत ज़्यादा annoyance, resentment पैदा कर रही है। तो मैं पहले ऑप्शंस पे जाऊं क्योंकि मुझे यहाँ मैक्सिमम ऑप्शंस जो है वो ऐसे दिख रहे हैं जो कि पहली बार शायद सुना है। तो कॉन्जियल का क्या मतलब होता है, कॉन्जियल इज अ पॉजिटिव वर्ड, यानी ऐसी कोई चीज़ जो आपको प्लेजेंट दे रही है, खुशी दे रही है, इंजॉयबल है, जिसको आप एंजॉय कर रहे हो, यानी आपको बोर नहीं कर रही है, यानी आपको अनॉय तो बिल्कुल नहीं कर रही है, तो ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट वर्ड है गैलिंग। हाँ, ये है एक वर्ड जो कि कहते हैं ना आपको अपसेट कर रही है, आपके लिए अनप्लेजेंट सिचुएशन पैदा कर रही है, आपको क्या कर रही है, आपको अनॉय कर रही है, इरिटेट कर रही है ना, यानी कि ये नेगेटिव वर्ड हो गया। इन सारी सिचुएशंस के लिए जो वर्ड यूज होता है गैलिंग होता है, और यही मेरा राइट आंसर है। एमिएबल का मतलब भी क्या होता है, फ्रेंडली, है ना, एमिएबल भी कॉन्जाइल का एक तरीके से सिनोनिम मान लो, फ्रेंडली हो गया, प्लेजेंट सिचुएशन हो गया, उसको एमिएबल कहते हैं। मेलो क्या होता है, मेलो का मतलब भी यही है, जो प्लेजेंट व्यक्ति हो, या फिर मैं कहूँ जो सॉफ्ट व्यक्ति हो, है ना, या फिर कई बार अपन कहते हैं ना बहुत शांत टाइप का व्यक्ति है, तो बहुत ज़्यादा शांत जब हम होते हैं या रिलैक्स्ड जब हम होते हैं, तो काम एंड रिलैक्स्ड हो या प्लेजेंट एंड सॉफ्ट हो, उसके लिए मेलो। तो कुल मिलाकर कॉन्जियल, एमिएबल और मेलो ये तो तीनों सॉफ्टनेस के लिए, प्लेजेंट के लिए, इनके लिए यूज होता है, जबकि गैलिंग किसके लिए यूज होता है, अनप्लेजेंट के लिए, इरिटेटिंग के लिए यूज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द अक्ररेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ इवेंट्स बाय चांस इन अ हैप्पी और बेनिफिशियल वे, यानी कि बाय चांस कोई काम हो गया है, बाय चांस कोई इवेंट हो गया है, और ये जो इवेंट हुआ है या आपके लिए तो फायदा का सौदा हुआ और आपके लिए तो हैप्पीनेस ही लेकर आया है, यानी आप सोचे नहीं थे कि ऐसा हो जाएगा बट हो गया, उसके लिए हम क्या कहें, तो भैया डिबैकल तो नेगेटिव वर्ड है ना, डिबैकल का तो मतलब है आप पूरी तरीके से किसी चीज़ में क्या हो गए हो, फ्लॉप हो गए हो, विफल हो गए हो, है ना, या फिर मैं कहूँ कि ऐसी स्थिति जिसने आपको ना बिल्कुल हरा दिया है ना, नेगेटिव वर्ड है ये, वो डिबैकल होता है। एफ्लिक्शन क्या होता है, एफ्लिक्शन का मतलब भी ये मिजरी, यानी कि जो आपको क्या दे, दुख दे, मिजरी दे, पेन दे, दुख दर्द दे, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एफ्लिक्शन। इनफेलिसिटी का क्या मतलब होता है, इनफेलिसिटी भी यही है जो कहते हैं ना अनअप्रोप्रिएट है, जो अगेन आपको अनहैप्पीनेस देता है, यानी कि दुखी देता है, यानी कि आपके लिए सही नहीं है, अनप्लेजेंट कह लूँ, है ना, समथिंग विच इज अनप्लेजेंट टू यू, नॉट गिविंग हैप्पीनेस टू यू, है ना, आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, आपके लिए मिस फॉर्च्यून था, आपकी किस्मत खराब थी जो ये चीज़ हुई, तो मिस फॉर्च्यून के लिए, यानी कि ये एक तरीके से इसका एंटोनिम हो गया, एंटोनिम पूछा होता तो इनफेलिसिटी होता। और नेक्स्ट वर्ड है सिरेंडिपिटी, यही मेरा राइट आंसर है, क्योंकि सिरेंडिपिटी का मतलब होता है गुड लक, यानी ऐसी कोई चीज़ जो आपके लिए अच्छा ही अच्छा लेकर आ रही है, और ये जो गुड लक लेकर आ रही है अनएक्सपेक्टेड फॉर्म में लेकर आ रही है, यानी आपने इस गुड लक के बारे में सोचा नहीं था, उम्मीद नहीं की थी, बट ये हो गया, तो दैट गुड लक विच इज अनएक्सपेक्टेड इज नोन एज व्हाट, सेरेंडिपिटी। तो दिस इज माय राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है ओपन रिबेलियन ऑफ सोल्जर्स, यानी कि जब सोल्जर्स खुले विद्रोह पर आ जाएं, एंड सेलर्स जो कि लॉफुल अथॉरिटी के खिलाफ है, यानी ओपन रिबेलियन, विद्रोह को हम लोग क्या कहते हैं,
तो ओपन है, देखो ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि इसमें सारे ऑप्शन लगभग यही होंगे। तो रिवोल्ट को भी विद्रोह कहते हैं पर ये ओपन नहीं है। रेवोल्यूशन भी यही है। अनार्की कहलाता है जहाँ पे गवर्नमेंट ही ना हो। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट कहलाता है क्या, अनार्की। लेकिन म्यूटनी इज माय राइट आंसर, क्योंकि म्यूटनी का मतलब भी विद्रोह करना है, और ये जो विद्रोह है ना ये किसी अथॉरिटी के खिलाफ होता है। रिवोल्ट तो ये है आपने किसी के भी खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया है, परिवार में भी लड़ाई हो जाती है ना, उसको भी रिवोल्ट ही कहते हैं, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा रिवोल्ट ऑफ 1857 वगैरह, तो ये तो बड़े लेवल पर है ना, ये रिवोल्ट के लिए वर्ड नहीं होगा। म्यूटनी क्या है, जो लॉफुल अथॉरिटी के खिलाफ होता है ना, वो म्यूटनी होता है। वो लड़ाई, वो जो जंग आपने छेड़ी है किसके खिलाफ, लॉफुल अथॉरिटी के खिलाफ, दैट इज नोन एज व्हाट म्यूटनी मीन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक फॉर्मल स्पीच है जो कि स्पेशली वन गिवन किसी सेरेमनी या ओकेजन पर दी जाती है, जैसा हमने कहा 26 जनवरी को या 15 अगस्त को, ऐसे फॉर्मल ओकेजन्स पर जो स्पीच दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उस स्पीच को हम कहते हैं ओरेशन। क्या कहते हैं, ओरेशन। तो ओरेशन एक स्पीच है जो कि एक फॉर्मल स्पीच कहलाई जाती है ना, तो फॉर्मल स्पीच जो कि किसी पर्टिकुलर ओकेजन पर दी जाती है ना, और जो ये स्पीच देता है उसे हम ओरेटर कहते हैं, ठीक है। तो ओरेटर इज द पर्सन हु गिव्स द स्पीच एंड दैट स्पीच इज नोन एज व्हाट, ओरेशन। नाउ व्हाट इज रेटिसेंट, ये रेटिसेंट वर्ड हमने सिनोनिम वाली क्लास में बहुत किया है, तो यानी कि जो बहुत कम बोलता है, वन हु स्पीक्स लेस, है ना, कम बोलता है, मतलब का ही बोलता है जितना बोलना चाहिए, यानी अल्पभाषी जो होता है ना उसे हम कहते हैं क्या, रेटिसेंट। बैशफुल क्या होता है मैम, बैशफुल भी यही है जो शर्मीला है, शाइनेस जिसका नेचर है ना, कम ही बोलता है, ये भी एक तरीके से सिनोनिम भी मान लो, है ना, जो कहते हैं ना एम्बैरेस्ड, झेपू टाइप का ना, झेपता है, बोल नहीं पाता है, तो दैट इज बैशफुल। और टेसीटर्न भी यही सिनोनिम है, यानी सारे के सारे सिनोनिम्स ही दे दिए इसने ऑप्शन में। तो अगर आपको ये सारे वर्ड्स पता थे, मतलब अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है ना कि रेटिसेंट, बैशफुल और टेसीटर्न ये तीनों सिनोनिम है, तो भी आप राइट आंसर तक पहुंच जाते कि ओरेशन इज माय राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। रिगार्ड विद ग्रेट रेस्पेक्ट, यानी कि आप किसी को है ना बहुत ज्यादा इज्जत दे करके रिगार्ड कर रहे हो, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, तो फर्स्ट वर्ड लिखा है इंसोलेंस। इंसोलेंस में तो डिसरेस्पेक्ट है, ये तो पूर्णतः नेगेटिव वर्ड है। ये तो ये है कि आप किसी की तौहीन कर रहे हो, आप उसे डिसरेस्पेक्ट दे रहे हो, या आप रूड बिहेवियर अपना शो कर रहे हो ना, रूड बिहेवियर यू आर शोइंग, दैट इज नोन एज इंसोलेंस। तो एक तरीके से ये मान लीजिए ये तो एंटोनिम हो गया, तो ये तो आंसर होगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, वेनिरेट। हाँ, वेनिरेट इज माय राइट आंसर, क्योंकि वेनिरेट का मतलब होता है कि जब आप है ना किसी इंपॉर्टेंट पर्सन को कहूँ, या कहते हैं ना बड़े बुजुर्गों को, ओल्ड पीपल को, या मैं कहूँ होली प्लेसेस पे जब आप जाते हो, तब आप वहाँ पर है ना बहुत ज़्यादा ग्रेट रेस्पेक्ट जो आप देते हो, दैट इज नोन एज व्हाट, वेनिरेट मीन्स, ठीक है। तो माय राइट आंसर इज व्हाट, वेनिरेट। नेक्स्ट वर्ड है फिलीपींस। अब ये फिलीपींस कंट्री नेम नहीं है, फिलिपेंसी है ना। फिलिपेंसी का क्या मतलब होता है, ये भी इंसोलेंस का सिनोनिम है, अगेन लैक ऑफ डिसरेस्पेक्ट के लिए जो ये यूज हो। मैंने ना मोस्टली ये देखा है कि वन वर्ड्स जो होते हैं ना इनके अंदर मैक्सिमम है ना कई बार ये 2 से 3 सिनोनिम उठा के दे देता है। अब है ना उन सिनोनिम में से एक आधा मीनिंग तो हमें आता है पर एक आधा नहीं आता है, जिस कारण शायद वो क्वेश्चन हमारे लिए टफ हो जाता है। पर ठीक है, अगर हम इन वीडियोस को देखते रहेंगे तो हमें लगभग काफी सारे सिनोनिम्स भी जो है ना वो यहाँ से याद होने वाले हैं। तो लैक ऑफ डिसरेस्पेक्ट के लिए हम फ्लिपेंसी भी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कोर्सनेस। ना कोर्सनेस क्या है, अगेन ये भी जब आप किसी के प्रति बहुत हार्श बिहेवियर दिखाते हो, है ना, ये भी सिनोनिम ही हो गया एक तरीके से, या रफ बिहेवियर दिखाते हो, तो दैट इज अगेन नोन एज व्हाट, कोर्सनेस मीन्स, है ना। तो यानी कि इंसोलेंस, फ्लिपेंसी और कोर्सनेस ये आपस में क्या हो गए, सिनोनिम हो गए। डिसरेस्पेक्ट के लिए यूज होता है, जबकि रेस्पेक्टफुल के लिए वर्ड क्या यूज होगा, वेनिरेट। आगे बढ़ते हैं। किल समवन बाय कवरिंग देयर नोज और माउथ, देखा नहीं, तकिया मुंह पे लगाया और नाक बंद करके मार दिया उसमें ना, तो यानी कि जब हम किसी का नोज या माउथ कवर करके सफोकेशन दे करके किसी को मारे, उस किलिंग को हम क्या कहते हैं, ठीक है। ऑप्शंस पे जाते हैं। बुलवर्क का क्या मतलब होता है, ये बुलवर्क एक तरीके से है ना एक वॉल है, दीवार है ना, और ये डिफेंसिव वॉल है, यानी कि ये जो आपने दीवार यूज की है डिफेंस के लिए यूज की है। जैसे आपने देखा कई बार जो किले वगैरह होते थे उसमें बहुत ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाती थी ताकि हम उसमें से बच सके, तो दैट डिफेंसिव वॉल इज नोन एज व्हाट, बुलवर्क। फॉस्टर क्या होता है, फॉस्टर का मतलब होता है किसी को एनकरेज करना, हेल्प करना, कहते हैं ना यू शुड फॉस्टर एवरीवन, है ना, यू शुड हेल्प एवरीवन और यू शुड एनकरेज एवरीवन। तो हेल्प करना या एनकरेज करना क्या कहलाता है, फॉस्टर। सेंटिनल का क्या मतलब होता है, सेंटिनल एक तरीके से सोल्जर है या एक गार्ड है जिसकी ड्यूटी क्या है, वॉच करने की, है ना, कि भैया की कहते हैं ना एक तरीके से निगरानी में रखना,
है ना। तो दैट वॉच करने वाला इज नोन एज व्हाट, सेंटिनल। और स्मूथर जो है ना वो मेरा राइट आंसर है, क्योंकि स्मूथर का मतलब होता है टू किल, किसी को मार देना। और ये कैसे मारना है, उसका फेस कवर करके, बाय कवरिंग द फेस। अब ये जो फेस है ये आपने जिससे भी उसका कवर किया है, चाहे तकिए से किया है चाहे किसी से भी किया है, फेस कवर करके यानी मुंह बीच के आपने उसको क्या कर दिया है, मार दिया है, दैट इज स्मूथर। भाई स्मूथ से मत चले जाना, सॉफ्ट सॉफ्ट नहीं नहीं, ये स्मूथर है, इसमें सिंगल ओ है, स्मूथ की स्पेलिंग में डबल ओ आता है, ठीक है। तो ये वो वाला स्मूथ नहीं है, ये मारने वाला स्मूथर है, ठीक है। तो मेरा राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज टू अनइम्पॉर्टेंट टू, मतलब मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है भैया कि मैं इस पर इतना ध्यान दूँ। तो दैट टू अनइम्पॉर्टेंट टू कंसिडर इज नोन एज व्हाट। नाउ डिम्यूनिटिव का मतलब तो होता है ऐसी कोई चीज बहुत ज्यादा छोटी है ना। कहते हैं ना टू स्मॉल, बहुत छोटी चीज है, तो ये डिमिनिश बोलते हैं ना, बहुत धीरे धीरे कम होता गया। तो डिमिनिटिव यानी बहुत छोटी है, तो ये छोटा तो नहीं बोल रहा। हाँ, ट्राइवल इज माई राइट आंसर, क्योंकि ट्राइवल का मतलब होता है ये मेरे लिए तुच्छ है, ये मेरे लिए मामूली है ना। अब जो चीज मेरे लिए तुच्छ या मामूली होगी तो वो डेफिनेटली मेरे लिए क्या होगी, अनइम्पॉर्टेंट ही तो होगी। तो समथिंग विच इज अनइम्पॉर्टेंट टू मी इज नोन एज व्हाट, ट्राइवियल। नथिंग मतलब कुछ नहीं, नोटिसेबल मतलब ध्यान देना। माई राइट आंसर इज ट्राइवियल। आगे बढ़ते हैं। दैट विच कैन बी ड्रॉन इन टू अ थिन वायर। अभी आपने साइंस में पढ़ा होगा मेटल्स के अंदर, यानी कि जिनसे आप थिन वायर्स बना सकते हैं, वो जो प्रॉपर्टी है मेटल की वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है एक ऐसा, मतलब मेटल की क्वालिटी है कि आप मेटल को ना थिन वायर्स में, यानी कि पतले पतले तारों में तब्दील कर सकते हैं। जैसे कॉपर के वायर्स देखिए कितने पतले पतले होते हैं, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल नहीं होते हैं ना। ऐसी मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं मेलिएबल। तो मेलिएबल का मतलब होता है कि आप मेटल्स की थिन शीट्स बना सकते हैं, यानी आप उनकी पतली पतली शीट्स बना सकते हैं। तो थिन शीट्स की जो मेटल की प्रॉपर्टी होती है वो मेलिएबल होती है, और वायर्स की अगर प्रॉपर्टी पूछे तो वो डक्टाइल होता है। ब्रिटल का मतलब आप जानते हैं नाजुक, फ्लेक्सिबल आप जानते हैं, ये देखो ये आ गया स्मूथ, और वो था स्मूथर, याद है, किल करना, ठीक है। तो दोनों में अब कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पर अब आज हमने और अपने जो है कुछ वन वर्ड्स देखे हैं, उम्मीद है ये वन वर्ड्स आपको याद हुए हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट्स कि आप जो है इन वर्ड्स को या इन वन वर्ड्स को रेगुलर बेसिस पर याद करें, सुने वीडियोस, क्योंकि इसके बाहर एक भी वन वर्ड आपके एग्जाम में नहीं जाएगा, इसका विशेष ध्यान रखें। मैं सारे इंपॉर्टेंट वन वर्ड्स जो है उसकी सीरीज यहाँ पर आपके लिए चला रही हूँ। ऐसे ही मैं एंटोनिम्स सिनोनिम्स की भी चलाऊंगी, क्योंकि मोस्टली जो है ना वोकैबुलरी का सेक्शन ही है जो स्टूडेंट्स के लिए कमजोरी का पार्ट रहता है। तो मैं नहीं चाहती कि इंग्लिश में आपका कोई भी मार्क्स जो है वो डिडक्ट करे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम इस वीडियो को जो है वो एंड करते हैं। आप रिवाइज जरूर से करते रहें, आपके सजेशंस मेरे लिए मोस्ट वेलकम है, कोई सजेशन हो आप जरूर दें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।